हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और तो आज मैं आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करवाने जा रहा हूँ। यानी कि हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी है उससे डिस्टेंस r पर कितनी फील्ड रहेगी उसका जनरल केस, यानी कि आपको कोई भी लेंथ की दी हो तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। उसका हम जनरल केस ड्राइव करेंगे और फिर उसको इनफाइनाइट कंडीशन तक उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम इनफाइनाइट लेंथ की चार्ज डेंसिटी से फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जनरल केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मेरे पास एक लीनियर चार्ज कंडक्टर है, तो ये समझ लो मेरा लीनियर चार्ज कंडक्टर है। तो ये L लेंथ का मेरे पास कैपिटल L इसकी टोटल लंबाई है, लीनियर चार्ज कंडक्टर है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लैम्डा क्या है इसकी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है। इससे मेरे को इससे मान लो इस पॉइंट पर मैं एक छोटा एलिमेंट ले लेता हूं dl। ये मैंने एक छोटा एलिमेंट ले लिया है dl, ये है मेरा dl है। यहां पे नहीं लेंगे, थोड़ा ऊपर लेंगे। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इससे हम ये पॉइंट मैं एक लेता हूं और इससे a डिस्टेंस की दूरी पर ये पॉइंट P है, यहां पर मेरे को फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये जो है यहां से ये एंगल ये जो बनाता है ये है आपका -θ2। ओके, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल है आपका θ1। ओके, ये -θ2 एंगल है, ये θ1 एंगल है। ओके, और इससे ये वाला एंगल मेरा फाई है और ये वाला एंगल जो है वो मेरा डी फाई है। क्या है? डी फाई। ओके, ये वाला एंगल जो है वो डी फाई है। तो ये एंगल डी फाई रहेगा, तो ये वाला मान लो मेरा एलिमेंट जो है वो है मेरा डी एल एलिमेंट। क्या है? डी एल। और डी एल जो यहां से कितने डिस्टेंस पर है? एल डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? एल डिस्टेंस पर। तो होप है ये फिगर आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा। ओके,
तो बच्चों एक हम ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी टोटल लेंथ L है, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू लैम्डा है। अब इस चार्ज डेंसिटी पर मान लो इस पॉइंट के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कोई पॉइंट P है मेरे पास, इस पॉइंट P के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये है वो पॉइंट P। इस पॉइंट P पर मेरे को क्या निकालनी है? फील्ड। तो फील्ड में कैसे निकालूंगा? अब ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन में -θ2 डिस्प्लेसमेंट पर है, और ये वाला जो एंड पॉइंट है वो इस पॉइंट से +θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए यहां से L डिस्टेंस पर एक छोटा एलिमेंट ले लूंगा dl। तो इस dl की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड है मान लो dE, तो उस d की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो dl क्या बन जाएगा? तो इस छोटे करंट एलिमेंट dl का चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज ऑफ dl, चार्ज ऑन dl ऑन dl, तो ये कितना हो जाएगा? dq। ओके, dq की वैल्यू क्या रहेगी? dq की वैल्यू रहेगी लैम्डा dl। ओके, लैम्डा dl, और dl की वैल्यू यहां से क्या है? 1 sec² phi d phi, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो d phi के टर्म्स में बनेगा। तो dq की वैल्यू हम निकाल लेंगे, dq लैम्डा a sec² phi d phi। ये सारे रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे। अब देखो ये कैसे आया, देखो अगर ये डिस्टेंस r है तो cos phi की वैल्यू क्या रहेगी? a/r। तो r की वैल्यू क्या रहेगी? a/cos phi। ओके, ऐसे इस ट्रायंगल में tan phi की वैल्यू क्या रहेगी? ये वाला ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल में tan phi की वैल्यू रहेगी L/a। L/a तो L क्या रहेगा? a tan phi। dl क्या हो जाएगा? a sec² phi tan phi। इसको phi के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dl अपॉन d phi की वैल्यू a sec² phi और dl की वैल्यू a sec² phi d phi। ये सारे रिजल्ट्स को हम लोग यूज करेंगे। तो अब इस छोटे करंट एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to small element dl is क्या है? de है। तो de की वैल्यू कितनी रहेगी? de अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ de की वैल्यू की कितनी हो जाएगी? k टाइम्स dq अपॉन r²। ओके, dq की वैल्यू ये वाली रख देंगे, r² की जगह हम ये क्या कर देंगे? r² मेरा क्या बन जाएगा? यहां पर ही हम लिख देते हैं, r² हो जाएगा a² sec² phi। r² क्या बन जाएगा? a² sec² phi। a² अपॉन cos² phi क्या होता है? a² sec² phi। तो ये वैल्यू हम रख देंगे, ये सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे। k dq की जगह लैम्डा a sec² phi d phi अपॉन r² की जगह लिख देंगे a² sec² phi।
सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई काट दो, एक ए से एक काट दो, तो डी ई की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई? तो यहाँ पे डी ई की वैल्यू मेरे को मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई के लैम्डा बाई ए डी फाई। तो ये मेरे को डी ई की वैल्यू मिल गई। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या दे देंगे हम? इक्वेशन नंबर 1। अब इस डी ई के दो कंपोनेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? दो कंपोनेंट। ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल क्या रहेगा? फाई। ओके, तो ये एंगल फाई है तो ये भी फाई रहेगा। ये वाला कंपोनेंट डी ई कॉस फाई और ये वाला कंपोनेंट डी साइन फाई। तो दिस डी ई has two components. This D has two components. कौन कौन से? पहला कंपोनेंट तो पहला है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ E। तो इसको हम नाम देंगे E परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितना रहेगा? डी ई साइन फाई। ओके, डी ई साइन फाई, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी ई कॉस फाई रहेगा, डी ई कॉस फाई। भाई ये इसके परपेंडिकुलर तो ये कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? डी ई कॉस फाई। इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? डी ई कॉस फाई। पैरेलल कंपोनेंट ये है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कंफ्यूजन नाउ, ई परपेंडिकुलर और ये है आपका ई पैरेलल। ओके, तो ये है। ऐसे ही पैरेलल कंपोनेंट ऑफ E इज इक्वल्स टू E पैरेलल, ये क्या हो जाएगा? डी ई साइन फाई। ओके, तो अब हमें पैरेलल, ये खाली डी एल की वजह से, सारी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी ई साइन फाई डी ई कॉस फाई। और ये इंटीग्रेट कहां से करेंगे? -θ2 से लेके θ1 तक। यहां से लेके नीचे की साइड -θ2 डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर की साइड θ1 है। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट -θ2 से लेके -θ1 तक। तो -θ2 से लेके +θ1 तक हम लोग इसको इंटीग्रेट, डी ई की ये वाली वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। तो -θ2 से लेके θ1 तक डी की वैल्यू कितनी है? के लैम्डा बाई ए कॉस फाई डी फाई। के लैम्डा ए, ये तीनों कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो -θ2 से लेके θ1 तक के लैम्डा बाई ए, ये इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। और कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन फाई रख देंगे। तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू
के लैम्डा बाई ए, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन फाई माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन। अब ये लिमिट्स रख देंगे, तो लिमिट्स रख देंगे तो ई परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा मेरा, ई परपेंडिकुलर बन जाएगा मेरा के टाइम्स लैम्डा ए साइन थीटा वन और माइनस प्लस साइन थीटा टू। अगर मैं इसको नेगेटिव ना लिख के जब मैं एंगल रखूंगा तब नेगेटिव लूंगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो साइन यहाँ पे अब मैं उसकी वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव फिर वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो इसमें आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट, इस फॉर्मूले में आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं विदाउट कंसीडरिंग दी साइन ऑफ थीटा। ओके, तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, ई परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दें, तो ये मेरा ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल गया। अब मैं ई पैरेलल कंपोनेंट निकालूंगा, तो ई पैरेलल कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे, सेम बिल्कुल सेम तरीका है, इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ई पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक जाएंगे, डी ई साइन फाई, डी ई साइन फाई लेंगे। तो अब सेम माइनस थीटा टू से थीटा वन तक के लैम्डा बाई ए साइन फाई और डी फाई। सिमिलरली अब इसको इंटीग्रेट करो माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक, तो के लैम्डा को हम पहले बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर ले लेंगे, तो के लैम्डा बाई ए माइनस थीटा टू से थीटा वन तक साइन फाई डी फाई। साइन फाई का इंटीग्रेशन रहता है माइनस कॉस फाई, क्या रहता है, माइनस कॉस फाई। तो के लैम्डा अपॉन ए माइनस कॉस फाई माइनस थीटा टू से लेके थीटा टू तक, माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक। इसमें लिमिट्स रखेंगे, तो इसमें लिमिट्स रखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, इसमें हम लिमिट्स रखेंगे तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, तो ई पैरेलल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा के लैम्डा अपॉन ए माइनस कॉस थीटा वन माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा टू। माइनस माइनस खो गया प्लस, तो मेरे पास ई पैरेलल कंपोनेंट क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो ये मेरे को पैरेलल कंपोनेंट मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये है पैरेलल कंपोनेंट। अब हम इसको हम क्या कर देंगे, ये मेरा जनरल फॉर्मूला आ गया थीटा वन थीटा टू डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। अब मान लो ये चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट, तो उस केस को भी हम कंसिडर कर लेंगे। उस केस को हम ऐसे कंसिडर करते हैं, मान लो कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो इनफाइनाइट है,
यानी कि तो बच्चों ये देखो कि अगर हम इसको इनफाइनाइट कर दें तो θ1 इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी तक कहाँ जाएगा, 90 तक जाएगा। θ2 भी नीचे की साइड इंक्रीज करते करते कहाँ तक जाएगा, 90 तक। तो स्पेशल केस यहाँ पे हम लिख लेंगे। स्पेशल केस क्या है, तो स्पेशल केस तो स्पेशल केस क्या है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या रहेगा, वो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अब ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे तो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए। θ1 और θ2 की वैल्यू यहाँ पे 90 रखो, साइन 90 की वैल्यू 1 और यहाँ पर भी साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो मेरी ई परपेंडिकुलर जो आ गई 2 के लैम्डा बाय ए, के की वैल्यू रख दो और 2 से काट दो तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 से 2 कट जाएगा, नीचे 2 आएगा तो के लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये मेरे को इसकी परपेंडिकुलर फील्ड मिल गई। तो ये परपेंडिकुलर फील्ड का एक्सप्रेशन आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सेम एक्सप्रेशन को हम ड्राइव करेंगे आगे चल के गॉस थ्योरम से। तो ये सेम एक्सप्रेशन ही आएगा, उसको गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से भी ड्राइव करके मैं दिखाऊंगा। सिमिलरली ई पैरेलल कंपोनेंट, तो ई पैरेलल कंपोनेंट क्या रहेगा, ई पैरेलल कंपोनेंट रहेगा, यहाँ पे देखो cos 90 की वैल्यू 0, ये भी cos 90 0, 0 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ई परपेंडिकुलर क्या रहेगा, के लैम्डा अपॉन ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ई पैरेलल क्या रहेगा, ई पैरेलल कंपोनेंट रहेगा 0। तो ई पैरेलल कंपोनेंट क्या आ गया 0। तो ऐसे आप इनफाइनाइट, तो ऐसे आप किसी भी लेंथ की आप रॉड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। और तो ये था, तो ये मेरा डेरिवेशन करवाने का पर्पस ये है कि बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी करेंगे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी। तो एक बार आपने ये कर लिया तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सारी चीजें आपस में
रिलेटेड रहती हैं। इसमें ज़्यादातर इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ है। तो मैं आपको मैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर लेके इंटीग्रल कैलकुलस के इम्पोर्टेंट मेथड्स और तरीके आपको मैं समझा दूंगा, वो लेक्चर भी आप जरूर देख लीजिए। फिलहाल हम कंसंट्रेशन करते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो होप है आप लोगों को ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो जनरल मेथड है वो समझ आ गया रहेगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जेई एडवांस में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के जनरल डेरिवेशंस उनको प्रॉब्लम्स में करने को आते हैं, तो इनसे उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और जीवन में तरक्की करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।